Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science, that is called the Civics. Topic chapter number 1, power sharing, part number 3. Topic is accommodation in Belgium. Today we discuss accommodation in Belgium. हम एसएसटी में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, पावर शेयरिंग. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस 2 वीडियोज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम एंड द श्रीलंका एंड मेजोरेशन ऑफ द श्रीलंका का मेजोरेशन भी हम मेजोरिटिज्म भी हम पढ़ चुके हैं. आज हम देखेंगे कि एकोमोडेशन इन द बेल्जियम, कि बेल्जियम की क्या समझदारी है. जिस प्रकार से श्रीलंका जो एक कंट्री है, क्योंकि इस पावर शेयरिंग चैप्टर में हम 2 कंट्री के केस पढ़ रहे हैं, श्रीलंका और बेल्जियम. तो बेल्जियम ने अपना किस प्रकार से एक समझदारी का काम किया, और जबकि जो श्रीलंका था, श्रीलंका ने किस प्रकार से वहां पर सिविल वार के रूप में एक कन्वर्ट हो गए कंट्री जिसमें पावर शेयरिंग को नहीं किया. देयर इज द मैनी डाइवर्सिटी लैंग्वेज एंड द रिलीजन्स. सम पीपल्स आर लिविंग इन द मेजोरिटी पॉपुलेशन एंड सम पीपल आर लिविंग इन द माइनॉरिटी. तो इससे आज हम इस बेल्जियम की देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या समझदारी की, किस प्रकार से वहां पर पावर शेयरिंग में इसने एक पॉजिटिव थिंग किया. द बेल्जियम लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ बाय रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस, कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हो कि जो बेल्जियम जो एक कंट्री है उसमें भी एक डाइवर्सिटी है, क्योंकि बेल्जियम जो कंट्री था मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक फ्लेमिश और एक वैलोन, जिसके अंदर डच और हमारे एक तो डच और दूसरे फ्रेंच स्पीकिंग थे, भी बोलने वाले थे, जिसमें डाइवर्सिटी थी. उसके साथ साथ उसकी कल्चर में भी उसकी डिफरेंस था, और रीजनल जो क्षेत्र था, एक नॉर्थ और एक साइड साउथ में जो बने हुए थे उसमें डिफरेंस था. तो बेल्जियम के लीडर ने एक अलग पाथ माने रास्ता अपनाया, डिफरेंट पाथ बाय द रिकॉग्नाइज ऑफ द एक्सटेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस, कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. तो ऐसे लगता है कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे वे मैच्योर थे, इसलिए उसने श्रीलंका से अलग हटकर अपना एक रास्ता अपनाया. क्या रास्ता अपनाया? डिफरेंट, कि उनकी जो कल्चर थी, जो डाइवर्सिटी थी, उसको इक्वल करना. जैसे बिटवीन द 1970 एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम वाज अमेंडमेंट ऑफ द 4 टाइम्स. देखिए 1970 से लेकर और 1970 से लेकर और 1993 तक बेल्जियम की जो गवर्नमेंट या बेल्जियम के जो लीडर्स थे, जो मैच्योर थे, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया. कितनी बार? अमेंडमेंट 4 टाइम्स. बेल्जियम वाज अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज द 4 टाइम्स. क्यों किया उसने अमेंडमेंट? इसलिए किया कि उस जो फ्लेमिश और वेलेना जो रीजन बने हुए थे, जो फ्रेंच और डच, जो 59% और 40% और जो 1% जो जर्मन रहते थे, उनको सबको एक इक्वल करना था.
इक्वल करने के लिए कि कहीं इनमें आपस में एक दूसरे में की डाइवर्सिटी नहीं हो, द्वेष की भावना नहीं फैले। तो बड़ा समझदारी से उसने काम किया, एक अमेंडेशन से काम किया, और इसलिए उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया। और 4 टाइम्स अमेंडमेंट्स करने के बाद उनको लगा कि हाँ बिल्कुल अब क्लियर है, अब यहाँ पर किसी प्रकार का डाइवर्सिटी नहीं होगी। तो कौन कौन से क्या अमेंडमेंट के देखिए, सब एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। अब यहाँ पर कुछ बेल्जियम जो कंट्री है उसके कुछ एलिमेंट्स हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से बेल्जियम ने अपने एक कंट्री को एक अच्छा बनाया, वहां डाइवर्सिटी को कम किया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के जो एग्जाम उसने पूछा था, व्हाट इज द स्टेप टेकन बाय द बेल्जियम फॉर द डिफरेंसेस ऑफ द डाइवर्सिटी, कि बेल्जियम के द्वारा ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिसमें वहां की एकता बनी या वहां पर पावर शेयरिंग हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। तो अब देखते हैं कि बेल्जियम के द्वारा कौन कौन से वे आपके स्टेप्स तो राइजिंग की गए। नंबर 1, तो देयर आर द 4 स्टेप राइजिंग बाय द बेल्जियम्स। तो बेल्जियम के द्वारा यहाँ पर 4 टाइप्स, 4 जो स्टेप्स है, 4 ऐसे जो कदम है इंपॉर्टेंट जो उठाए गए जिससे वहां की जो डाइवर्सिटीज थी वे इक्वल बनी और सबको इक्वलिटी का राइट मिला और सब एक रेस्पेक्टफुल और अच्छे से पीसफुल एरिया से रहने लगे, जिसे अदर कंट्री ने भी उसको लाइक किया, बहुत अच्छा मॉडल किया। जैसे नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, equal in the central government। जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम के पीपल ने अमेंडमेंट किया तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, उसके अंदर क्या उसने एलिमेंट्स उठाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो हमारी केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोग के जो मिनिस्टर हैं वे इक्वल होंगे, समान होंगे। किसके? डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 मिनिस्टर होंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 100 मिनिस्टर होंगे तो 50 मिनिस्टर होंगे डच स्पीकिंग और 50 जो होंगे आपके फ्रेंच स्पीकिंग, तो इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो आपस में दोनों में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, तो दोनों पीसफुली वर्क करेंगे। तो ये होगा कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सबसे बहुत अच्छा कदम उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनके डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग थे, उनके जो मिनिस्टर होंगे समान होंगे, उसका समान रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधित्व होगा। अगर कोई लॉ बनाया या उसको लॉ को इम्प्लीमेशन करना है या कोई सोशल वेलफेयर कवर करना है तो उन दोनों की जो अकमेंडेशन होगी वे समान होगी। क्लियर? नंबर 2, the state government are not subordinate to the central government, more powers of the central government have been given to the state government of 2 regions of the country। क्योंकि उसमें 2 रीजन बने थे, फ्लेमिश और उसमें वेलन जो बने थे, नॉर्थ में फ्लेमिश और साउथ में वेलन। तो क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आर द नॉट सबऑर्डिनेट। फर्स्ट में बना था सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले उसने बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड से बनाया स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। कैसे? द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट्स बनेगी
वे सेंटर गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगी। इट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट इज फ्रीडम फॉर द सेंटर गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में स्वतंत्र होगी। वे स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में स्वतंत्र होगी। वे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगी। ये बताया, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अधीन नहीं होगी, स्वतंत्र होगी। उसको कोई भी लॉ का इम्प्लीमेशन करना है या मेकिंग करना है तो वे स्वतंत्र है अपने आप। उसको ये नहीं है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी तभी कोई लॉ बनाना है उसको, या उसको इम्प्लीमेशन करना है, या कोई पॉलिसीज बनानी है, तो ऐसा नहीं होगा। सेंटर गवर्नमेंट की अधीन नहीं होगी। क्या होगा? मोर पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स तो होंगी, अधिक पावर तो होंगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को वह किसी प्रकार के डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो 2 रीजन्स बने हुए हैं जैसे फ्लेमिश और वेलन जो क्षेत्र है जिसमें इस फ्रेंच स्पीकिंग और जिसमें डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच स्पीकिंग है उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट्स नहीं होगा। वे दोनों क्षेत्रों में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स बनेंगे। नंबर 3, Brussels has a separate government in which both the Dutch and French speaking people have equal representation। अब देखिए, क्योंकि अगर बेल्जियम का होल कंट्री का अगर हम उसमें एक तरह से उसका सुपरविजन करते हैं तो बेल्जियम के होल कंट्री के अंदर जहां पर डच पीपल्स और जो फ्रेंच पीपल्स है, डच स्पीकिंग जो है 59% है जो फ्लेमिश में रहती है, तो होल कंट्री में तो डच स्पीकिंग लोगों की मेजोरिटी है और होल कंट्री में जो फ्रेंच जो लोग हैं उनकी माइनॉरिटी है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ब्रसेल्स की जो कैपिटल सिटी है, सॉरी जो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, उसके अंदर 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। तो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी जो ब्रसेल्स है उसमें मेजोरिटी किसकी है? उसमें मेजोरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग की। अब देखिए यहाँ पर टाइप 2 क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स निकल के आते हैं, 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि बेल्जियम के होल कंट्री में तो फ्रेंच, उसमें डच की मेजोरिटी है, लेकिन जो कैपिटल है ब्रसेल्स उसमें फ्रेंच स्पीकिंग की मेजोरिटी है। इसलिए एक दूसरे का सैक्रिफाइस करते हैं। कह रहे हैं कि फ्रेंच कहते हैं कि आप कुछ हमसे लो कुछ आप दो, अर्थात जो ब्रसेल्स जो कैपिटल ऑफ द बेल्जियम से वे कहते हैं कि हम होल कंट्री के लिए अपना सपोर्ट करते हैं। तो डच जो लोग हैं जो होल कंट्री में जो मेजोरिटी है वे कहते हैं कि हम आपके लिए सैक्रिफाइस करते हैं कि आप हमें ब्रसेल्स में इक्वलिटी का राइट दो। देखो कितनी अच्छी मेजोरिटी थी, कितनी अच्छा उसमें क्या कह सकते हैं उसमें समझदारी थी कि एक दूसरे ने यानी कि त्याग की भावना की। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका की तरफ स्ट्रेस हो रहा था कि श्रीलंका के सिन्हाला कहता कि हाँ हम ही ताकतवर है, हमारी सरकार बनेगी, हम ही रहेंगे, ऐसा नहीं था। वहां तो जो तमिल थे, तमिलियों का एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, उसको बिल्कुल डिनाई किया जा रहा था हर उसके एजुकेशन में भी उसमें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ कि जब डच लोगों ने जो ब्रसेल्स में अपने राइट्स के लिए इक्वलिटी का और ब्रसेल्स के जो फ्रेंच ने उसने कहा कि होल कंट्री में आओ, तो एक दूसरे का एक्सचेंज किया नहीं, हम इक्वल रहेंगे, हम किसी प्रकार का यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। जो ब्रसेल्स थी कैपिटल ऑफ द बेल्जियम, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने पीपल हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेटिव।
अपने आप को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दा कि भाई आपके भी प्रतिनिधित्व इतने होंगे समान और हमारे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 है तो 25 और रेशो 25 डच के और 25 फ्रेंच के समान क्या गया प्रतिनिधित्व होंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना। रिप्रेजेंटेशन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ कम्युनिटीज एंड द वी कैन से द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग। जो फ्रेंच स्पीकर थे और डच स्पीकर थे वे दोनों जो वेसल्स थी उसमें समान प्रतिनिधित्व रखे ताकि उसमें डिस्प्यूट नहीं हो। क्योंकि अब ऐसे लगता है कि ये जो लोग थे ब्रसेल्स के बड़े ही समझदार थे, मैच्योर थे, जिसने अपने देश के डिवाइडेशन को इसने बचा लिया। अगर इस प्रकार से श्रीलंका की तरह इसके करते तो निश्चित रूप से यहाँ डिस्प्यूट होता और यहाँ पे अगर सिविल वार होने लगा तो मैनी पीपल्स या थाउजेंड्स विल नो द किलिंग और फोर्स बाय द लिविंग ऑफ देयर कंट्री। इनको भी छोड़ना पड़ता, अपने देश को छोड़ना पड़ता, बहुत से लोग मारे जाते। लेकिन इनने बड़ी समझदारी से, यही समझदारी होती है किसी कंट्री के लिए, किसी स्टेट के लिए और किसी अपने परिवार में भी। हमारे परिवार जो फैमिली है उसमें भी हमको एक समझदारी रिकमेंडेशन से कार्य करना चाहिए ताकि जो हमारे जो ज्वाइंट फैमिली है वे नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए आज जब परिवार में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो इसलिए सिंगल फैमिली बन जाती है। अगर हम समझदारी से वर्क करें, सबको समान रेस्पेक्ट मिले तो पर फैमिली भी हमारी ज्वाइंट फैमिली बनेगी। नेक्स्ट, फॉर देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट, इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग no matter where they live. The government has the powers regarding culture, educational and language related issues. थर्ड टाइप की और गवर्नमेंट बनी। फर्स्ट टाइप की गवर्नमेंट बनी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। अब एक थर्ड टाइप की और गवर्नमेंट्स बनी, उस गवर्नमेंट को कहते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी उसने निर्माण किया। क्यों किया कम्युनिटी गवर्नमेंट का? क्योंकि 1% जर्मन पीपल भी बेल्जियम में लिविंग थे, रह रहे थे। आपने पढ़ा जिस मैप में कि जो 59 जो लोग थे वे डच थे और 40% आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे और 1% जर्मन थे। तो जर्मन लोग ये नहीं समझे कि हमारे साथ में अनइक्वलिटी किया जाए, इसलिए उनको भी समान रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए ताकि वे भी उस कंट्री के एक सदस्य हैं, एक सिटीजन्स हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी गवर्नमेंट का निर्माण किया। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज द थर्ड टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द बेल्जियम कंट्री। जैसे हमारे इंडिया में जो थर्ड टाइप्स की गवर्नमेंट है वे सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है। जैसे हमारे कंट्री में जो देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द इंडिया गवर्नमेंट। जैसे प्रथम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कहते हैं। सेकंड जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। जैसे राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, JNK गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट। और थर्ड गवर्नमेंट सेल्फ लोकल गवर्नमेंट जो स्थानीय शासन, जैसे हमारी पंचायत राज होती है राजस्थान में। पंचायत राज में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला प्रमुख है, ब्लॉकों पर जैसे आपका म्यूनिसिपल कारपोरेशन से मेयर्स होता है, नगर निगम में होता है, और विलेज में जैसे सरपंच होता है। ये थर्ड टाइप्स की गवर्नमेंट्स है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। इसी प्रकार से बेल्जियम के अंदर एक थर्ड टाइप्स की गवर्नमेंट्स बनी, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या बताया कि अलग अलग जो कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, जैसे थ्री टाइप्स के थे, डच,
फ्रेंच और जर्मन, जो भी जिस कम्युनिटी के लोग उस बेल्जियम कंट्री में जहां भी वे रह रहे हैं, वे अपने लैंग्वेज के आधार पर, अपने कम्युनिटी के आधार पर अपनी सबकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं, ताकि उनको क्या बेनिफिट होगा, वे अपनी कल्चर, अपने एजुकेशन, अपने वेलफेयर के वर्क और जो वेलफेयर की जो पॉलिसीज है उसका निर्माण कर सकते हैं और अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। कितना अच्छा, उनकी कितनी गुड थिंकिंग थी, कितना बहुत अच्छा मॉडल्स है बेल्जियम का, जितना कितनी अच्छी सोच है। हमको भी ऐसे उनसे कुछ सीखना चाहिए, कितना अच्छा है। तो कह रहा है देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इट इज द इलेक्टेड बाय पीपल, यानी उसी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, जैसे डच लोग हैं। अब जैसे डच लोग हैं तो डच जो स्पीकिंग लोग हैं, तो अगर वहां कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनेगी तो डच स्पीकिंग लोग के ही वहां वोटिंग करेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से जैसे बेल्जियम का ईस्टर्न पार्ट में जो 1% जर्मन रहते थे, अगर वहां पर कोई इलेक्शन होते हैं तो जर्मन स्पीकिंग लोग ही अपने में से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे और वे कम्युनिटी गवर्नमेंट का निर्माण करेगा, जो जिसके सोशल वेलफेयर का, एजुकेशनल का, उसकी कल्चर्स का, उसके सभी का वेलफेयर का काम करेंगे। तो वे ऐसे प्रकार से बनेंगे, इसी प्रकार के फ्रेंच। तो ऐसे बनाएगा, तो कह रहा है बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज, कि एक लैंग्वेज के आधार पर, चाहे जर्मन लैंग्वेज का हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग का हो या डच लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर द लिव, वहां पर किसी दूसरी स्पीकिंग का कोई मैटर नहीं होगा, कि ये नहीं होगा कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले रीजन में जर्मन के इलेक्शन नहीं करेंगे, डच के नहीं करेंगे। ओनली द सिंगल लैंग्वेज पर्सन इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर सोशल वेलफेयर वर्क सच एज द एजुकेशन, कल्चरल पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से उसमें वर्क करेंगे। द गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, किस प्रकार से रिगार्डिंग करेगी, उसकी कल्चर के लिए, उसकी जो भी संस्कृति है, उसकी संस्कृति को, कि ऐसा नहीं हो कि जर्मन लोगों की जो कल्चर है उसको ऊपर दूसरे जो फ्रेंच या डच के लोग उसको डिनाई करें तो जर्मन लोग नाराज हो जाएंगे, या फ्रेंच की जो कल्चर है और उस कल्चर में, फ्रेंची कल्चर में अगर डच लोग इंटरफेयर करें तो वे नाराज होंगे। इसलिए इसकी कल्चर को एक कंजर्वेटिव रखा गया, उसको सेफ्टी रखा गया, उसको प्रोटेक्शन दिया गया, उसको प्रोटेक्शन दिया गया, इसको उसको कल्चर एजुकेशनल, उसकी शिक्षा को, लैंग्वेज को रिलेटेड इशू, यानी लैंग्वेज से संबंधित कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, इस प्रकार से रखा गया। तो ये रखा गया। उसके बाद क्या कहा, ब्रसेल्स was the chosen as the headquarters of the European Union from the very beginning। देखिए, जब बेल्जियम कंट्री की इतनी अच्छी, इतनी बेस्ट थिंकिंग हुई और अच्छा वर्क किया उसने कि अपने कंट्री को बचा लिया डिवाइडेड होने से, तो इस प्रकार से क्या गया कि यूरोपियन कंट्री है, जो यूरोपियन जो कंट्री है, उन यूरोपियन कंट्रियों की एक यूनियन बनी, जैसे एशियन कॉन्टिनेंट जो है कंट्री है, उसकी जैसे यूनियन बना दी। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, जैसे भारत है, हमारे भारत देश है, जैसे भारत है, आपका जापान है, जापान की जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अगर ये जैसे सारे मिलके, मालदीव, ये सारे मिलके एक यूनियन बनाते हैं, एशियन जैसे ग्रुप। तो इसी प्रकार से जैसे यूरोपियन जो कंट्री, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, आपका बेल्जियम है ना, यूरोपियन कंट्री, इनकी जो एक यूनियन बनाई, किसके लिए, कि जैसे हम एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, ट्रेड से हमारी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन डेवलपमेंट होगी, एक दूसरे का हमारे रिलेशनशिप जो है, हमारे फ्रेंडशिप्स होंगे, और साथ में उससे
हमारे एक दूसरे से अवेयरनेस होंगे, कल्चर से, एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से, उससे हमारे फॉरेन जो है ना करेंसी आएगी तो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होगा। तो ऐसे बहुत से मैटर थे जो इनकी पॉजिटिव थिंकिंग थे, इसलिए एक यूनियन बना यूरोपियन कंट्री का। तो उस यूरोपियन कंट्री का हेडक्वार्टर बीकान का बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी थी ब्रसेल्स, तो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्री। तो यूरोपियन यूनियन कंट्री ने ऐसा क्यों सोचा? उसने इसलिए सोचा कि बेल्जियम एक बहुत अच्छा कंट्री है, इनकी देखो थिंकिंग कितनी अच्छी है कि यहाँ बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ इसने बड़े प्रेम से जर्मन, फ्रेंच और 10 लोग एक हो गए, तो ऐसे अच्छे कंट्री में अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहिए, इसलिए इसको चूजन किया। Brussels was the chosen as the headquarter of the European Union from the very beginning। इसको इस प्रकार से चुनिए। अब देखिए आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ा, एकोमोडेशन इन द बेल्जियम और मेजोरिटेशन इन द श्रीलंका। इन दोनों को आपने पढ़ा कि अगर हम देखते हैं कि कंपेयर करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एकोमोडेशन इन द बेल्जियम एंड मेजोरिटेशन इन द श्रीलंका। तो अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में पावर शेयरिंग यानी किस कंट्री में हुए। तो असली में जो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, जो एक्चुअली में जो नेम है पावर शेयरिंग, वे बेल्जियम के द्वारा की गई, क्योंकि बेल्जियम ने एक दूसरे को आपने आप में जो फ्रेंच और जो आपके डच थे एक दूसरे ने सेक्रीफाइस किया है, कुछ अपने आप को कुछ त्याग किया है। उसने कुछ आप इस हाथ लो और इस हाथ में दो, वन हैंड आप उसको दे रहा है और कुछ उससे ले रहा है, तो दोनों में आपस में एक समझौता हुआ और समझदारी हुआ, तो कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग बेल्जियम हुआ। लेकिन श्रीलंका में नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि श्रीलंका में तो जो सिनाला कम्युनिटी जो मेजोरिटी में थे वे अपने आप को रिच और पावरफुल तो थे, साथ में भी कहते थे बस हम ही हैं, एजुकेशन में भी हमारा ही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी हमारा है। वे तो उसको जो तमिल श्रीलंकन जो तमिल थे उसको डिनाइल कर रहे थे, इसलिए डिनाइल कर रहे थे क्योंकि उसने तो सिनाला लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था। तमिलों ने नए उस तमिलों की लैंग्वेज को भी कोई उसका महत्व नहीं दिया था। अपने धर्म बुद्धिस्ट धर्म को भी उसने प्रोटेक्ट कर लिया था, और इधर जो श्रीलंका जो तमिल का जो हिंदू मुस्लिम थे उसको भी डिनाइल कर रहे थे, क्रिश्चियन को भी डिनाइल कर रहे थे। तो इस प्रकार से वहाँ सिविल वार हो गया और जो कंट्री था एक डिवाइडेशन की कंडीशन में पहुंच गया। लेकिन उसमें हम नहीं कह सकते वहाँ पावर शेयरिंग है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ जो बेल्जियम जो कंट्रीज है यहाँ पावर शेयरिंग हुआ है, लेकिन ये डिफरेंस है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेल्जियम एंड द श्रीलंका इन द पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका में क्या डिफरेंस था। तो आप बता सकते हो कि जो बेल्जियम था उसमें वास्तव में पावर शेयरिंग से किस प्रकार से इसके कौन कौन से स्टेप्स उठाए, सब एलिमेंट्स उठाए फॉर स्टेप, इसलिए यूरोपियन कंट्री खुश होकर और अपना हेडक्वार्टर भी बना दिया। और जो हमारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उनके लिए भी एक मॉडल बना, बेल्जियम एक मॉडल बना कि वास्तव में हमको ऐसे जो अच्छाई है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से अपने कंट्री को बना सकें, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हम डिजायरेबल क्यों, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों आवश्यक है। अब ये तो जरूर है आप समझ गए कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग करना है तो कंट्री बिल्कुल पीसफुली होगा, शांति से डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल वर्क होगा, उसका ट्रेड भी अदर कंट्री से अच्छे होंगे, क्योंकि दूसरे कंट्रीज उससे पहले अट्रैक्टिव होंगे कि वाह कितना अच्छा इसकी थिंकिंग है, जैसे बेल्जियम से। लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई श्रीलंका की तरह करता है, आपस में डिस्प्यूट है, तो एवरी कंट्री इज डिनाइल दिस कंट्री, हर कंट्री उसको डिनाइल करेगा, उसके प्रति नेगेटिव सोच होगी कि यहाँ तो इसमें इक्वलिटी नहीं है ना, इस प्रकार से तो हम हमसे ट्रेड करेंगे तो ये हमसे भी ऐसा बिहेव कर सकता है, तो ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार से एक मॉडल के रूप में भी ये बना, कौन सा, ये बेल्जियम।
तो ये आज का टॉपिक था अकोमोडेशन इन द बेल्जियम्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, आप इसको शेयर करना, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज इन दिस टॉपिक you should call me and comments this video। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो इस वीडियो में, इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैसेज करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और ये प्राकृतिक आपदा का समय है, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और अच्छी से तैयारी करना, मेहनत करना, और एंडिंग में स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।